आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सो इसमें हम आज सिर्फ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को कवर करेंगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है क्या चीज़? देखिए, जैसा अभी मैंने टॉट में पढ़ाया है अपने स्टूडेंट्स को। सो उसमें मान लीजिए कोई डिफेंडेंट है जिसने, डिफेंडेंट किसे कहते हैं? जो क्राइम, जो डैमेज कर रहा है, किसी को हार्म कर रहा है। एंड प्लेंटिफ किसको कहते हैं? जिस पे हार्म किया जा रहा है और कंप्लेंट करता, ये वो कंप्लेंट करता है, किसके खिलाफ करता है? डिफेंडेंट के खिलाफ। समझ आया जी? डिफेंडेंट प्लेंटिफ तो आपको मतलब पढ़ रखा होगा काफ़ी बच्चों ने, अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं। सो ये डिफेंडेंट मेनली जब कोई हार्म करता है तो उसको सजा मिलती है, उस पर उसकी इंटेंशन देखी जाती है, उसकी नेग्लिजेंस देखी जाती है। पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ना तो डिफेंडेंट की इंटेंशन हो हार्म करने की, ना उसने कोई नेग्लिजेंस किया हो, ना और उसने सारे एफर्ट्स लगाए हो कि डैमेज ना हो किसी को, फिर भी डैमेज हो जाए, तब भी क्या, तब भी डिफेंडेंट को लाइबल माना जाता है। and उस लाइबिलिटी को बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। समझ आ गया? अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देयर आर सिचुएशन व्हेन अ पर्सन मे बी लाइबल फॉर सम हार्म इवन दो ही इज नॉट नेग्लिजेंट in causing the harm, or there is no intention to cause the harm, or sometimes he may even made some positive efforts to avert the same। वही जो मैंने हिंदी में समझाया वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इन द अदर वर्ड समटाइम द लॉ रिकॉग्नाइजेस नो फॉल्ट लाइबिलिटी। यहाँ कभी कभार डिफेंडेंट की कोई फॉल्ट भी नहीं होता, तब भी कुछ हार्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अंडर टॉट। अब इसका एक फेमस केस है रीलैंड वर्सेस फ्लेचर का। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ये केस ज़रूर लिखना है। इस केस में क्या हुआ था? एक डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी थी एंड एक प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी थी। डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ। इसमें डिफेंडेंट ने एक कॉन्ट्रैक्टर से बोला था कि आप मेरे इसमें एक रिजर्वर बना दो। रिजर्वर मतलब पानी इकट्ठी करने का पाउंड, पॉन्ड। ठीक है, रिजर्वर जिसमें पानी हम इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ा बना दो। एंड उन्होंने बना दिया, पर ना ना डिफेंडेंट को पता था और ना ही कॉन्ट्रैक्टर को पता था कि इसके नीचे कुछ शाफ्ट्स है। शाफ्ट मतलब कुछ पाइप्स है, पाइप्स है जो प्लेंटिफ की माइंस है। माइंस जहाँ पे हम कोयले की खदानें होते, खदानें बोलते हैं माइंस को, माइन से कनेक्ट होती है। ये माइन है, मान लीजिए कोल माइन है, से कनेक्ट होती है। तो इन्होंने रिजर्वायर बना दिया और इसमें पानी भी डाल दिया डिफेंडेंट ने। कुछ टाइम बाद क्या हुआ? रिजर्वायर नीचे से टूट गया एंड इन शाफ्ट में पानी आ गया और ये पानी होते हुए प्लेंटिफ की कोल माइंस को फिलअप कर दिया। एंड प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अब इसमें कोर्ट ने क्या बोला? देखिए ध्यान से देखिए, डिफेंडेंट को नहीं पता था कि नीचे शाफ्ट्स है, ना कॉन्ट्रैक्टर को पता था नीचे शाफ्ट्स है। पर कोर्ट ने ये इसमें करा, डिक्लेयर करा कि ना तो डिफेंडेंट की गलती थी इसके अंदर, ठीक है, उसने पूरा का पूरा क्या करा, पूरे एफर्ट लगाया कि ये जो पानी है ये किसी को दिक्कत ना दे, ठीक है, किसी को हार्म ना करे। फिर भी उसके बाद भी प्लेंटिफ को हार्म हो गया। तो यहाँ पे जो डी है ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर लाइबल है। ये रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस था। इन दिस द डिफेंडेंट गॉट अ रिजर्वायर कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ओवर हिज लैंड फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू हिज मिल। ठीक है, देयर वर ओल्ड डिसयूज्ड शाफ्ट्स अंडर द साइट ऑफ द रिजर्वायर which the contractor failed to observe and so did not block them. When the water was filled in the reservoir, it burst through the shafts and flooded the plaintiff's coal mines on the adjoining land। वही जो मैं आपको मैप बना के दिया इसके अंदर। The defendant did not know of the shafts and had not been negligent। negligent भी नहीं था यहाँ पे। Although the independent contractor had been, even though the defendant had not been negligent, he was held liable under strict liability। होपफुली आपको समझ आ गया हो, एंड समझ आ गया होगा, मैं फ्लो डायग्राम बनाया था इसके अंदर।
अब ये पढ़ते पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इफ अ पर्सन ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड, देखो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे हमें क्या पता चलेगा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एलिमेंट्स पता चलेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीज होनी चाहिए किसी लाइबिलिटी को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनने के लिए। इसमें पढ़ते हैं, इफ अ पर्सन ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड एंड कीप्स देयर एनी डेंजरस थिंग, पहला क्या होगा, डेंजरस थिंग, दैट इज अ थिंग विच इज लाइकली टू डू मिसचीफ इट एस्केप्स। डेंजरस थिंग क्या होगी, अगर वो उस प्रॉपर्टी से छूट गया, एस्केप कर गया, तो मिसचीफ करेगा, तो उसको हम बोलेंगे डेंजरस थिंग। यहाँ रिनाल्ड केस में क्या था, पानी वो जो था वो एस्केप करा, उसने मिसचीफ करा, तो वो क्या हो गया, डेंजरस थिंग। He will be prima facie answerable for the damage caused by its escape, even though he had not been negligent in keeping it there. The liability arises not because there was any fault or negligence on the part of the person, but because he kept, ये important line है, he kept some dangerous thing on his land and the same has been escaped from there and caused damage. ठीक है, अब मैं इसको सिंपल एग्जांपल से सिखाऊंगा, इसके अंदर बताऊंगा आपको एसेंशियल्स क्या होने चाहिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। पहला चीज, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कोई भी डैमेज हुआ है जिसकी वजह से वो डेंजरस चीज की वजह से हुआ नहीं हुआ, पहले क्या होना चाहिए, सम डेंजरस थिंग मस्ट हैव बीन ब्रॉट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड। अब मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो रिनाल्ड्स केस में बताया था, इसमें जो रिजर्वोयर था, इसमें जो रिजर्वोयर था ये डेंजरस थिंग था। इस केस में मान लीजिए आप कोई ऐसा डॉग लाते हैं जो विक्शियस एनिमल है, मतलब बहुत ही डेंजरस एनिमल है, आपकी प्रॉपर्टी में तो ठीक है, अगर आपने उसको उसका कॉलर खोल दिया, उसकी लीश खोल दी, तो वो किसी को भी काट सकता है, तो वो डेंजरस थिंग हो गया। दूसरा इसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट, द थिंग दस ब्रॉट और केप्ट बाय अ पर्सन ऑन लैंड मस्ट एस्केप। उस डेंजरस थिंग का जो रिजर्वोयर है डिफेंडेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी से बाहर जाने का, एस्केप होना चाहिए, उसका जरूर होना चाहिए। जो पानी था देखो उसकी शाफ्ट में भर गया था, क्या हुआ था, जो रिजर्वोयर का पानी था वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी से एस्केप कर गया और प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में चला गया, तो एस्केप भी हो गया। पहला क्या होना चाहिए इसके अंदर एलिमेंट, पहला होना चाहिए कोई डेंजरस थिंग रखनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत डेंजरस डॉग पाल रखा है अपने घर में डेंजरस डॉग पाल रखा है, तो जब तक घर में है तब तक ठीक है वो, ठीक है, पर अगर वो छूट गया, ठीक है, और उसने किसी को काट लिया बाहर, तो वो डेंजरस एलिमेंट बन गया और आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से बाहर एस्केप करा, किसी और की प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी में गया, किसी को काटा, तो वो एस्केप हो गया। तो डेंजरस थिंग और उसका एस्केप होना जरूरी है। अब इस, ठीक है, एस्केप होना जरूरी है। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए। तीन चीज मैंने इसके बताई, सबसे पहले जो थिंग है वो डेंजरस होनी चाहिए, दूसरा उसका एस्केप होना जरूरी है, तीसरा नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम कुछ एसिड की बोटल्स रखते हैं घरों में टॉयलेट क्लीनिंग के लिए एंड ऑल इसके लिए, पर आपने एक दो बोतल की जगह आपने क्या करा, आपने 50,000 बोतल अपने घर में रख ली टॉयलेट क्लीनर की, ठीक है, तो वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हुआ। जो इस केस में रिजर्वोयर बनाया गया था वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था, अंडरस्टूड। अब इसमें एक केस और है, केस का एग्जांपल और है, कि मान लीजिए ये डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बीच में वॉल है एंड ये प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी पे एक पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस ट्री, एंड उसकी एक ब्रांच प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी की तरफ निकली हुई है। तो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पे एक गाय थी, उसने इसका कोई फ्रूट खा लिया पॉइजनस ट्री का एंड डेथ हो गई, तो यहाँ पे डी लायबल होगा, अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डिफेंडेंट लायबल है। क्यों होगा, पहली चीज डेंजरस थिंग पॉइजनस ट्री था, दूसरा एस्केप, इसकी टहनी प्लेंटिफ के प्रॉपर्टी चलेगी, एस्केप हो गया, तीसरा नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ये नेचुरल यूज नहीं है पॉइजनस ट्री अपने घर में रखने का, समझ गए।
हाँ, अगर ये टहनी, ये मैं हटा देता हूं इसके अंदर, हाँ अगर ये टहनी प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में नहीं गई होती और प्लेंटिफ की काओ डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में आके उसने इसका पॉइजनस फ्रूट खा लिया और डेथ हो गई, वहां पे डिफेंडेंट अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेंजरस थिंग तो थी पर उसने एस्केप नहीं किया प्रॉपर्टी से। समझ गए? इन 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है फॉर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। पहला कि जो ऑनर है वो डेंजरस थिंग उसने कुछ रखी हो अपने प्रॉपर्टी में, दूसरा वो डेंजरस थिंग एस्केप करे, और तीसरा नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अंडरस्टूड? तो डेंजरस थिंग क्या है? द थिंग मस्ट डू मिसचीफ इफ इट एस्केप्स। डेंजरस थिंग वही चीज है, अगर वो घर प्रॉपर्टी से बाहर छूट जाए तो वो मिसचीफ करे, मिसचीफ फैलाए। ठीक है, जैसे पानी ने मिसचीफ फैलाया, डॉग ने मिसचीफ फैलाया। ठीक है, एस्केप, जो डेंजरस थिंग रखी है वो उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकलनी चाहिए। द थिंग शुड एस्केप द एरिया आउटसाइड द ऑक्यूपेशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। अंडरस्टूड? ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए है। और तीसरा नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होगा? वाटर कलेक्टेड इन द रिजर्वायर इन सच अ लार्ज, इन सच अ ह्यूज क्वांटिटी इन रिनाल्ड वर्सेस फ्लेचर वाज हेल्ड बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था। ये इतना सारा पानी, लाखों लीटर पानी भर के रख रखा है, फिर नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड ऑलरेडी। ठीक है, एक पॉइजनस ट्री को उगाना अपने प्रॉपर्टी पे नॉन नेचुरल यूज है। कौन उगाता अपने घर पे पॉइजनस ट्री? नहीं उगाता। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस दे रखी है, एक्सेप्शंस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कि मैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से कैसे बच सकता हूं। पहला, प्लेंटिफ ने खुद गलती की हो, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि प्लेंटिफ की गाय खुद डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में चली गई एंड वहां पे पॉइजनस ट्री को खा लिया, वहां एक्सपायर होगी, तो वहां पे प्लेंटिफ की काउ की गलती है, मतलब प्लेंटिफ की ही गलती है। समझ गए? दूसरा, एक्ट ऑफ गॉड, कि एक्ट ऑफ गॉड आपने पढ़ रखा होगा टॉट में। तो एक्ट ऑफ गॉड मतलब जो आपके हाथ में ही ना हो काम। जैसे कि मान लीजिए उसने रिजर्वायर बनाया था, उसने अभी कुछ मिसचीफ नहीं करा ना, एस्केप करा, पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई वहाँ पे जो कभी हुई नहीं थी, जिसकी वजह से रिजर्वायर का पानी पूरी एरिया में फैल गया, तो वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से फैला। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिफेंडेंट होगा लायबल नहीं होगा। तीसरा, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, ये आपने पढ़ रखा होगा, वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, ये आपने पढ़ रखा होगा पहले, तो ये इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया को, जहां पे प्लेंटिफ खुद कंसेंट दे दे उसको हार्म करने की। ठीक है, तीसरा, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी मतलब मान लीजिए उसका रिजर्वायर था रिनाल्ड्स केस में, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन ने उसके रिजर्वायर में बॉम्ब लगा दिया एंड बॉम्ब ब्लास्ट करके उस रिजर्वायर को तोड़ दिया, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में पानी भर गया, तो वहां पे थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, फर्स्ट पार्टी मतलब डिफेंडेंट की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन मिल गया। एंड पांचवा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी। सो आज के लिए वीडियो में इतना है। होपफुली आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझ आ गया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी समझाऊंगा। सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।